हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वस्त्र विज्ञान में मतलब एक तरीके से वस्त्र बनाने के क्या तरीके हैं, हम लोग मतलब इसको हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने देखा था कि इसको प्री और पोस्ट करके इस तरीके से हम लोग दो पार्ट में बांट कर इसको पढ़ेंगे ना। और क्या है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमने क्या समझा कि पहले हम लोग को क्या हम लोग पढ़ेंगे, रेशा पढ़ेंगे। रेशे से हम लोग क्या बनाएंगे, धागा बनता है। धागे से हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। और जो ये कपड़ा प्राप्त होता है ये अभी हम लोगों के लिए पहनने के लिए मतलब पहनने लायक नहीं होता है। ये क्या है कि इसको क्या बनाते हैं, इसको बहुत सी मतलब फिनिशिंग करके, इसको रंगाई करके, सब कुछ करके सब करके उसके बाद क्या बनता है कि ये पहनने योग्य कपड़ा बनता है, पहनने योग्य कपड़ा बनता है। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको पढ़ा तो हम लोगों ने रेशे को क्या पढ़ा कि रेशा जो होता है इसके जो हम लोगों ने जाना कि रेशा क्या है, इसको जो वर्गीकृत किया तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा, एक प्राकृतिक पढ़ा, दूसरा क्या हम लोगों ने समझा कि कृत्रिम या मानव निर्मित ना। तो जो प्राकृतिक पढ़ा था इसमें हम लोगों ने इसके कितने पार्ट थे, 3। एक क्या है कि वानस्पतिक था, दूसरा क्या था कि वानस्पतिक था, दूसरा क्या था कि जंतु जगत से प्राप्त था, और तीसरा क्या था, खनिज रेशे थे। हमने क्या देखा था, जो प्राकृतिक रेशे थे, प्राकृतिक रेशे थे, इसमें हम लोगों ने 3 पढ़ा था। कौन कौन से, एक पहला क्या था कि वानस्पतिक रेशे, दूसरा हम लोगों ने क्या समझा कि वानस्पतिक, फिर प्राणिज या जानत्व रेशे, प्राणिज रेशे, तीसरा हम लोगों ने खनिज रेशे के बारे में बात की थी, खनिज रेशे। ये 3 हो गए ना। अब जो वानस्पतिक रेशा था इसमें हम लोगों ने क्या समझा था, इसके 3 पार्ट हम लोगों ने किए। कौन कौन से, मतलब एक पेड़ से हमको उसके 3 पार्ट से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। क्या है, पहला जड़, पहला क्या था कि बीज था, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। तो पहला क्या था, बीज, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। इन तीनों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। बीज की बात करें तो बीज से 2 रेशे प्राप्त होते हैं, एक कापोक होता है, दूसरा क्या होता है, कपास होता है। अब बात करते हैं किसके, तने से। तने से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिनन पढ़ा था, लिनन ना। यही हम लोगों ने एक लिनन जो रेशा है यही हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोगों ने इस सब को और भी नहीं रेशे पढ़े हैं, मतलब ये सब क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए हमने इसको पढ़ा। प्राणिज जगत की बात आएगी तो हम लोगों ने 2 रेशे पढ़े, एक रेशम पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वूल पढ़ा। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो बचे हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, बड़े बड़े हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अब खनिज रेशे की बात आएगी तो खनिज रेशे को उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कई होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सोना, मतलब कई होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, 3 ही नहीं है, सोना है, चांदी है, और क्या है, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस ना। तो ये सब क्या है, सोना, चांदी, इन सब से मतलब ये सब क्या होते हैं, इन सब से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल मतलब अलग तरीके के वस्त्र होते हैं। अभी हम इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या है, ये खनिज रेशे, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्बेस्टस को पढ़ेंगे। एस्बेस्टस जो होता है इससे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एस्बेस्टस जो होता है ना, इससे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं ये, तो एस्बेस्टस के बारे में पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्या, एस्बेस्टस। अब इसके बारे में हम लोगों ने मतलब इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये सारे जो पार्ट डिवाइड किए जा रहे थे तो ये किससे है, तो ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। एस्बेस्टस प्राकृतिक जगत का रेशा है। इसे हम लोग, ये खनिज के पार्ट के अंतर्गत आता है तो इसे हम लोग खनिज रेशे भी कह सकते हैं। ये खनिज रेशा है, ये खनिज रेशा है। तो ये प्राकृतिक जगत का रेशा है, ये अगर कह सकते हैं तो ये प्राकृतिक जगत का खनिज रेशा है ना।
प्राकृतिक जगत का क्या रेशा है, कौन सा, खनिज रेशा है। एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस पर बात की जाए तो इससे कैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इसे जो अग्निरोधी वस्त्र जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। कैसे, अग्नि रोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और एस्बेस्टस पर जंग नहीं लगती, जो मतलब एस्बेस्टस से तैयार किए जाते हैं वस्त्र, इस पर जंग नहीं लगेगा, अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो इस पर क्या, जंग, अम्ल, क्षार, फफूंदी, कीड़े का प्रभाव नहीं होता है, तो इतने का प्रभाव इस पर नहीं होता है। ना ही इस पर जंग लगेगा एस्बेस्टस से बने वस्त्र पर, ना ही अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, ना ही क्षार का प्रभाव पड़ेगा, ना ही इस पर फफूंदी लगेंगे, ना ही कीड़े का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि इस पर जल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि एस्बेस्टस जो है ये प्राकृतिक जगत का खनिज रेशा है। हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि एस्बेस्टस प्राकृतिक जगत का खनिज रेशा है, और ये जो है इससे कैसे वस्त्र तैयार होते हैं, इससे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और इस पर जंग, अम्ल, क्षार, फफूंदी, कीड़े इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम लोग क्या समझते हैं कि इस पर अगर बात की जाए तो इस पर देखिए पसीने का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका, पसीने का प्रभाव, इस पर पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। और किसका नहीं पड़ता है, तो इस पर पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। और किस पे, इस पर अगर आप रंग इसको कलर करेंगे ना तो जल्दी इस पर रंग नहीं चढ़ता है, अगर रंग चढ़ेगा भी तो वो निकल जाएगा। तो इस पर रंग नहीं चढ़ता है। अब इस पर कैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं, इस पर जो कपड़े, इससे जो कपड़े तैयार किए जाते हैं ना, तो वो मिसाइल मैन के कपड़े एस्बेस्टस से बने होते हैं। किसके कपड़े, मिसाइल मैन के कपड़े एस्बेस्टस से बने होते हैं। मिसाइल मैन कपड़े एस्बेस्टस से बने होते हैं। और सबसे पहले इसका उत्पादन कहाँ हुआ था, तो एस्बेस्टस की बात, कनाडा में एस्बेस्टस का उत्पादन, मतलब कनाडा जो है, कनाडा में एस्बेस्टस का उत्पादन चट्टानों और पहाड़ों से हुआ था ना। तो कहाँ पर, कनाडा में, कनाडा में एस्बेस्टस का उत्पादन पहाड़ों, चट्टानों से हुआ था। तो कनाडा में एस्बेस्टस का उत्पादन पहाड़ों, चट्टानों से हुआ था। और एस्बेस्टस से क्या बनाया जाता है, चादर बनाई जाती है। एस्बेस्टस से क्या बनाई जाती है, एस्बेस्टस से चादर, एस्बेस्टस से एक प्रकार की क्या बनाई जाती है, एस्बेस्टस से चादर, एस्बेस्टस की चादर बनती है। तो अब आगे और देखते हैं। और इसी चादर से क्या बनती है, स्पिन रेट। और स्पिन रेट जब हम लोगों के सामने ये स्पिन रेट का नाम आया, तो इस स्पिन रेट हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले भी। वो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, रेशम में। रेशम में जो उसका जो कीड़ा था, कौन सा कीड़ा, जिससे हम लोग रेशम का उत्पादन कर रहे थे ना, जिससे रेशम जो रेशा है उसका हम लोगों ने निर्माण किया। तो ये क्या है कि जो रेशम है, जो कीड़ा है बॉम्बेक्स मोरी, उसके जो मतलब मुख के पास, जो मुख के ऊपर क्या होता है, जो दो प्रकार के जो दो छिद्र होती है, उसी को क्या बोलते हैं, जो उसी से एक लार निकलता है ना, जो उसी से एक लार निकलता है, उसी को, जो वो छिद्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पिन रेट। और वहीं से लिया गया है ये स्पिन रेट। तो एस्बेस्टस से क्या बनती है, मतलब स्पिन रेट बनाई जाती है। इस चादर से
इस चादर से स्पिनरेट बनती है। इस चादर से क्या बनती है? स्पिनरेट बनती है। और जो मतलब जहाँ जो शावर में पानी निकलता है ना, जहाँ जो शावर में पानी निकलता है वहाँ पर ये उपयोग किया जाता है। में जहाँ पानी निकलता है वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस से कपड़े बनाए जाते हैं, वो भी कैसे? अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। एस्बेस्टस का जो होता है कि एस्बेस्टस पर किसी मतलब रंग जल्दी नहीं चढ़ता, इस पे पसीने का प्रभाव कोई नहीं पड़ता, आप यहाँ तक कि धूप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का नहीं पड़ेगा, इस पे जंग नहीं लगेंगी, कीड़े नहीं लगेंगे। तो सारे क्या होते हैं कि इन सब का प्रभाव, इस पे अम्ल क्षार मतलब किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एस्बेस्टस से क्या है कि हमने क्या समझा? सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसका उत्पादन कहाँ हुआ था? कनाडा में ना, कनाडा में चट्टानों से इसका निर्माण किया गया था। और इससे क्या एक प्रकार की मतलब इससे चादर तैयार की जाती है। और कहाँ जो शावर में जहाँ पानी निकलता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है रेशा, हमने क्या समझा कि यह रेशा कहाँ? चट्टानों और पहाड़ों से मिलता है। यानी एस्बेस्टस नाम का जो एस्बेस्टस रेशा होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है कि पहाड़ों और चट्टानों पे। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी से किसको, जो मतलब और भी रेशे हैं सबको हमने देखा था। तो अगर क्यों कि टेढ़े मेढ़े हम लोगों ने उसको क्या देखा था कि वूल को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें टेढ़े मेढ़े नुकीले उसके किनारे की परत को, जब किनारा उसका देख रहे थे तो वो टेढ़े मेढ़े थे ना। और क्या कि उससे देखने पर उसके जो उसको अनप्रस्थ काट उसके देखने पर उसकी 3 परत दिख रही थी ना। तो इसी तरीके से क्या था? एक क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और क्या था लास्ट? जो मेड्यूला। मतलब आंतरिक परत क्या थी? मेड्यूला था। और बीच वाली परत क्या थी? क्यूटिकल। और सबसे ऊपर का कॉर्टेक्स, सॉरी कि क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। सबसे ऊपरी परत क्यूटिकल, बीच की कॉर्टेक्स और लास्ट की एकदम मतलब आंतरिक परत जो थी वो क्या थी कि मेड्यूला थी। तो हम लोगों ने इसको देखा था। तो इसी तरीके से सूक्ष्मदर्शी से इसको देखने पर यह कैसा दिखता है? सीधा और लंबा दिखता है। किससे? सूक्ष्मदर्शी से, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर यह सीधा और कैसा? लंबा। यह सीधा, लंबा ना और लंबा दिखता है। और इसके रेशे कोमल होते हैं ना। इसके रेशे कैसे होते हैं? तो इसके रेशे कैसे होते हैं? कोमल होते हैं ना। और इससे कैसे कपड़े बनाए जाते हैं? तो इससे जो है फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस से फायर प्रूफ कपड़े बनते हैं। और ये इससे कैसे कपड़े बनते हैं? एसिड प्रूफ, यानी एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता। एसिड प्रूफ। और बात इसको हम लोगों ने क्या समझा? इस पे कीड़े नहीं लगते हैं, जंग नहीं लगेंगे और किसका? पानी का असर नहीं होगा, अगर स्पिनरेट की बात की, जो हम लोगों ने समझा, तो स्पिनरेट की जो चादर होती है वह किससे बनती है? प्लेटिनम से बनती है। स्पिनरेट की चादर किससे बनती है? प्लेटिनम की होती है। और हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो है चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये रेशा ना किससे? चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो चट्टानों से, और उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। जो चट्टानों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यही जो मैग्नीशियम है ना, यही क्या होता है कि ताप से उसको बचाता है। मतलब यही पहले हम लोग देखते हैं कि चट्टानों से
चट्टानों से ये रेशा बनता है, ये रेशा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ना। चट्टानों से ये रेशा प्राप्त किया जाता है। चट्टानों से कैल्शियम, चट्टानों से क्या, से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। चट्टानों से क्या मिलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। और मैग्नीशियम आग से बचाने का काम करता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि आग से बचाने का काम करता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि आग से बचाने का काम करता है, मतलब मैग्नीशियम ही क्या करता है, आग से बचाता है। तो चट्टानों से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, चट्टानों और पहाड़ों से ये एस्बेस्टस प्राप्त किया जाता है। और ये चट्टानों से उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यही जो मैग्नीशियम पाया जाता है यही आग से बचाता है। यही क्या करता है कि आग से बचाने का काम करता है, यही आग से बचाता है। एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस 750 अंश फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ताप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और क्रिसेलाइट जो होती है, क्या, क्रिसेलाइट जो होती है ये सबसे उत्तम किस्म की एस्बेस्टस होती है। एस्बेस्टस होती है। तो ये क्रिसेलाइट क्या है, ये एस्बेस्टस का ही पार्ट है, मतलब उसी का रूप है। तो क्रिसेलाइट जो होती है ये सबसे उत्तम किस्म की क्या होती है, एस्बेस्टस होती है। तो हम लोगों ने देखा क्रिसेलाइट सबसे उत्तम किस्म की एस्बेस्टस होती है। अब देखते हैं कैरोमिक्स। क्या, कैरेमिक्स जो होता है, ये भी कैरेमिक्स को क्या बोलते हैं कि फायर प्रे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर प्रे के नाम से जानते हैं। अब ये कैरोमिक्स की खोज किसने की थी और कब हुई थी, तो कैरोमिक्स की खोज कब, 1966 ईस्वी में हुआ था। और इसका वज़न क्या होता है, कैरोमिक्स का, इसका वज़न जो होता है हल्का होता है। तो कैरोमिक्स की खोज कब हुई थी, 1966 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरण को क्या किया जाता था, ये मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरण को इससे कवर किया जाता था। अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरण को कवर किया जाता है। और कैरोमिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो रॉकेट संबंधी सामान बनाए जाते हैं ना, उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब रॉकेट जो होता है, अभी उसमें और भी सामान जो मतलब उस तरीके से सामान यूज़ किए जाते थे। तो पहले क्या था कि रॉकेट वगैरह बहुत भारी होता था, तो उसमें कौन से सामान यूज़ किए जाने लगे, कैरोमिक्स के सामान यूज़ किए जाने लगे, जिससे क्योंकि इसका वज़न क्या होता है, कैरोमिक्स का वज़न क्या होता है, हल्का होता है।
हल्का होता है और रॉकेट से संबंधित सामान बनाने में यूज़ किए जाते हैं। से संबंधित सामान बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एस्बेस्टस क्या है, एक खनिज रेशा है ना। एस्बेस्टस प्राकृतिक जगत का खनिज रेशा है और जो कि चट्टानों से प्राप्त होता है। इस पे कीड़े फफूंदी और पानी, धूप, पसीने इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और ये क्या है, ताप सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि एस्बेस्टस में 750 से ज़्यादा ये डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ये ताप को सहन नहीं कर सकता है और चट्टानों से ये प्राप्त रेशा होता है। और क्या होता है, चट्टानों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यही मैग्नीशियम जो होता है आग से बचाने का कार्य करता है। यही मैग्नीशियम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आग से बचाता है। और क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइट जो होती है सबसे उत्तम किस्म की एस्बेस्टस होती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं क्रिस्टलाइट जो होती है ये एस्बेस्टस का ही एक टाइप है। और कैरेमिक्स जो होती है ये इसको फाइबर प्रे के नाम से जानते हैं। कैरोमिक्स को जो की खोज कब हुई थी, 1966 ईस्वी में ना हुआ, 1966 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरण को इसी कैरोमिक्स से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है और वजन इसका हल्का होता है। और उसी वजह से क्या होता है, रॉकेट से संबंधित सामान बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और क्या देखते हैं, हमने क्या समझा कि एस्बेस्टस पर धूप, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। एस्बेस्टस पर धूप प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। एस्बेस्टस में क्या होती है कि मजबूती ज़्यादा होती है। इसमें मजबूती ज़्यादा होती है। इस पर रंग जो है आसानी से नहीं चढ़ता है। इस पर रंग आसानी से नहीं चढ़ता है। इस पर रंग जो होता है वह आसानी से नहीं चढ़ता है और रंग जो है वो अगर चढ़ भी गया तो रंग जो है वह पक्का नहीं रहता। रंग पक्का नहीं रहता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एस्बेस्टस पर जो होता है ये रंग आसानी से नहीं चढ़ता और अगर बाई चांस उस पर रंग थोड़ा बहुत चढ़ भी गया तो रंग जो है वो पक्का नहीं रहता। तो ये क्या है, एस्बेस्टस। और क्या इसमें देखते हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें एस्बेस्टस के बारे में समझी कि एस्बेस्टस पर क्या होता है, इससे अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं। इस पर क्या है कि जो मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले जो कपड़े होते हैं जो मतलब पहन कर जाते हैं उस पर मतलब उसको बनाए जाते हैं। और क्या कि जो रॉकेट वगैरह होती है उस पर भी उस मतलब उसके ऊपर के जो मतलब उसके सामान में इसका यूज़ किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। और क्या होता है, इसमें मजबूती ज़्यादा होती है, रंग इस पर जल्दी नहीं चढ़ता। अगर रंग चढ़ भी गया तो वो पक्का नहीं रहेगा। तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे मतलब पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है। अगर पूछेगा तो इतने से ही आएगा क्वेश्चन में, पेपर में। तो ये क्या हो गया एस्बेस्टस के बारे में। अब हम देखते हैं क्या हम लोगों ने देखा, एस्बेस्टस के बारे में देखा। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे फाइबर ग्लास। तो देखिए फाइबर ग्लास होता क्या है कि देखिए उससे भी बहुत से सामान बनाए जाते हैं और आप जानते ही हैं कि अब फाइबर ग्लास का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। हर चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है फाइबर ग्लास का। तो इसको देखते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब, 1914 में। तो क्या पहले हम इसको देख लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फाइबर ग्लास के बारे में ना। तो कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 1914 में ये युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसमें इसकी एस्बेस्टस की कमी देखी गई। एस्बेस्टस की कमी को दूर करने के लिए फाइबर ग्लास को लाया गया।
कि उसकी कमी होने लगी, तो उसको दूर करने के लिए फाइबर ग्लास को लाया गया और उससे जो है उससे सामान बनाए गए, उसका निर्माण किया गया और आज भी क्या है, आज तक उसका यूज़ होता है। तो देखते हैं कि फाइबर ग्लास क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने कब 1914 जर्मनी ने 1914 में एस्बेस्टस की कमी को देखा। एस्बेस्टस की कमी को देखा तो क्या किया कि एस्बेस्टस की कमी को देखा। इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए किसका निर्माण किया गया? फाइबर ग्लास का। फाइबर ग्लास का निर्माण किया गया ताकि क्या हो सके, ताकि एल्युमिनियम के प्रयोग को सीमित किया जा सके। किया जा सके। और इसमें देखते हैं कि जो गोली खेली जाती है, उसे गलाकर क्या करते हैं? फाइबर ग्लास बनाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि फाइबर ग्लास को किससे बनाया जाता है? फाइबर ग्लास को कांच से बनाया जाता है। को कांच से बनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि फाइबर ग्लास क्या है? प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1914 में जब इसकी एस्बेस्टस की कमी को देखा तो उन्होंने फाइबर ग्लास का निर्माण किया। उसकी कमी को, मतलब फाइबर ग्लास क्या है? एस्बेस्टस की कमी को दूर करने के लिए उसका यूज़ किया जाने लगा। तो क्या किया गया कि उसकी कमी को देखा, उसकी कमी को दूर करने के लिए फाइबर ग्लास का क्या हो गया कि उसका प्रयोग किया जाने लगा। और आप लोग जो गोली खेलते हैं ना, मतलब कि आप लोग खेलते नहीं होंगे लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसको बोलते हैं कंचा ना, तो वो क्या होता है? छोटा छोटा होता है। उसको क्या गांव में उसको, और मतलब हर जगह पे आप लोग देखे भी होंगे, उसको खेला जाता है। तो जब उसको जो खेला जाता है उसी से क्या बनाया जाता है? उसी से फाइबर ग्लास का निर्माण किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कंचा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? गोली भी बोलते हैं। तो जो गोली खेली जाती है उसे गलाकर किसका निर्माण किया जाता है? फाइबर ग्लास का निर्माण करते हैं। और इसमें देखते हैं कि 1931 में अमेरिका ने क्या किया था? कांच को पिघलाया था। कांच को पिघलाकर क्या बनाया था कि धागा बनाया। क्या हम लोग जो गोल्ड पहनते हैं ना, क्या जो गोल्ड पहनते हैं वो इसी तरीके से ठोस रहता है? नहीं। जब आप उसको गलाते होंगे, जब उसको क्या होता है कि गलाया जाता है तो वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। वो तो बाद में जब उसको एक आकार दे देते हैं, उसके बाद जब उसको हटा दिया था, उसको ठंडा किया जाता है, तब वो ठोस बनता है। लेकिन उसको क्या कहता है? गला कर ही तो एक नया सांचे के रूप में अलग अलग से डिजाइन उससे बनाए जाते हैं। तो सेम वैसे कांच है कि कांच को आप पिघलाएंगे तो वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लेकिन उसको पिघला कर क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। तो क्या किया गया था 1931 में? कब? 1931 में अमेरिका ने कांच को पिघलाकर धागा बनाया ना। अर्थात अमेरिका ने, ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने फाइबर ग्लास का निर्माण किया। अर्थात अमेरिका ने
फाइबर ग्लास और मतलब ये उस टाइम 1931 में क्या किया था, फाइबर ग्लास रेसा बनाया था, लेकिन 1938 में उससे वस्त्र मतलब एक तरीके से वस्त्र तैयार कर दिया। कब? 1938 में इसका वस्त्र बना, इसका वस्त्र बना। और अगर इससे जो रेसे बनते हैं ना वो बहुत ही चमकदार होते हैं और पारदर्शी और मजबूत होते हैं। इससे रेसे, इससे बनने वाले रेसे, इससे बने रेसे बहुत महीन, चमकदार, पारदर्शी, मजबूती और क्या होता है, लंबा होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये फाइबर ग्लास है, एस्बेस्टस की कमी को पूरा करने के लिए जब उसकी कमी होने लगी तो फाइबर ग्लास का निर्माण किया गया। और कब मतलब इसको फाइबर ग्लास का निर्माण किया गया जिससे उसकी कमी को दूर किया जा सके। और जर्मनी ने 1914 में ऐसा मतलब एस्बेस्टस की कमी को देखकर ये शुरू किया था। और जो गोली खेली जाती है उसी को गलाकर फाइबर ग्लास का निर्माण किया जाता है। और 1931 में अमेरिका ने क्या किया था, कांच को पिघलाकर एक धागा बनाया था और मतलब धागा बनाया, लेकिन 1938 में क्या किया कि इससे वस्त्र बना। मतलब धागा कब बना, एक रेशा कब बना, कब? 1931 में। लेकिन वस्त्र की बात पूछी जाएगी तो वो कब बना था? 1938 में। इससे बने रेशे क्या होते हैं? बहुत महीन होते हैं और चमकदार होते हैं, पारदर्शी, मजबूत और लंबे होते हैं। अच्छा, और आगे देखते हैं कि और फाइबर ग्लास की बात की जाएगी तो फाइबर ग्लास जो होता है ना वो किससे बनाए जाते हैं? बालू से भी बनाए जाते हैं। क्या होता है कि फाइबर ग्लास किससे बनाए जाते हैं? बालू से भी तैयार किए जाते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट इसमें लिखते हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइबर ग्लास के बारे में। तो इसमें क्या होता है? स्लैग और क्या बोलते हैं? वुल। स्लैग वुल क्या होता है कि यह फाइबर ग्लास का ही टाइप है। किसका टाइप है? फाइबर ग्लास का टाइप है। जैसे हम लोग एस्बेस्टस में उसके दो टाइप देखे थे ना, वैसे क्या है, फाइबर ग्लास का टाइप स्लैग वुल है। तो यह पिघले हुए शीशे और लोहे से बनता है। किससे बनता है? यह पिघले हुए शीशे और लोहे से बनता है। तो स्लैग वुल किससे बनता है? यह भी फाइबर ग्लास का टाइप है और यह पिघले हुए शीशे और किससे बनता है? लोहे से बनता है। तो इसमें और देखते हैं कि फाइबर ग्लास की जो मतलब यह फाइबर ग्लास की ही एक वैरायटी है। ये भी कह सकते हैं किसकी वैरायटी है? फाइबर ग्लास की ही वैरायटी है। यह गलता नहीं है। यह क्या होता है? यह गलता नहीं है। इस पर ना ही पानी, किसका? ना ही पानी और न ही किसकी नमी, न कीड़े का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है। मतलब इस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता फाइबर ग्लास पर। और एस्बेस्टस पे भी क्या है कि पानी, नमी, कीड़े, मतलब अम्ल, क्षार, मतलब ये सब चीज़ों का क्या होता है, उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इस पर भी क्या है कि ना ही पानी, ना ही नमी, ना ही कीड़े का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन इससे फंसता है कि सिलिका या मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा फाइबर ग्लास बनाने के, तो उसमें क्या होगा? सिलिका रहेगा, कोई एक और मतलब रहेगा, और इसी तरीके से 4-5 रहेंगे। तो किससे बनता है ये आपको इसमें टिक करना होगा। तो ये क्या है? यह सिलिका और किससे? बालू। और क्या साथ में मिलाते हैं? लाइमस्टोन और क्या मिलाते हैं? बोरेक्स।
बोरेक्स, इन सब मिश्रण को क्या करते हैं, मिक्स करके किस पर, विद्युत भट्टी पर, किस पर, विद्युत भट्टी पर ताप जो होता है वो कितना रहेगा, 700 से 800 डिग्री ना, इस पर ताप रहेगा। इसको क्या किया जाएगा, इस पर गलाया जाएगा, गलाते हैं। तो मतलब इन सब मिश्रण को गर्म करते हैं। कौन कौन से मिश्रण को, सिलिका, बालू, लाइमस्टोन, बोरेक्स, इन सबको विद्युत भट्टी पर क्या करते हैं कि गलाते हैं ना। उसके बाद क्या होगा कि जब हम इसको गला लिए तो जो गला हुआ पदार्थ मिला, यानी गले हुए पदार्थ से क्या बनाया, कंचा बनाया। और कंचा हमने बात की ना कि कंचा क्या होता है, जो गोली होती है जो खेलने में यूज़ की जाती थी ना, तो अभी भी उसको करने वाले गांव में, शहर में यूज़ करते होंगे। तो जो छोटी छोटी गोली होती है कंचा, उससे क्या होता है कि गले हुए पदार्थ से, मतलब ये किससे बना, सिलिका, बालू, लाइमस्टोन, बोरेक्स, इसको 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया हम लोगों ने, गर्म किया। उसके बाद किस पर, विद्युत भट्टी पर उसको गला लिया। गलाने के बाद क्या बनाया, छोटे छोटे कंचे बनाए गए। अब कंचा बनने के बाद क्या हुआ कि पुनः इस कंचे को गलाया गया। पुनः किसको गलाया, पुनः कंचा को गलाया। कंचा को गलाया, किस पर गलाया, विद्युत भट्टी पर गलाया, विद्युत भट्टी पर गलाया ना। और उसके बाद विद्युत भट्टी पर गलाने के बाद उसमें से क्या की, अशुद्धियाँ हटाई, अशुद्धियाँ हटाना। अब अशुद्धियाँ हटाने के बाद पुनः कंचा को गलाने के बाद, अशुद्धियाँ हटाने के बाद जो प्राप्त हुआ ना, तो ये मतलब अशुद्धियाँ हटाने के बाद एक घोल प्राप्त हुआ। तो वो जो घोल प्राप्त हुआ, शुद्ध घोल, उसको किस पर, स्पिन रेट पर क्या किया कि गर्म करके क्या बनाएंगे, फाइबर ग्लास बनाएंगे, ग्लास बनाएंगे। अब एक बार फिर से समझ लीजिए फाइबर ग्लास कैसे बना। कि देखिए पहले हम लोगों ने देखा फाइबर ग्लास जो है कब, 1914 में जब जर्मनी को किसकी कमी लगी, एस्बेस्टस की कमी लगी। तो फाइबर ग्लास का उसकी कमी को पूरा करने के लिए, कि उसकी कमी ना समझ में आए और उसकी कमी ना खले, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए फाइबर ग्लास को लाया गया ना। और अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी और उसने ही 1938 में क्या किया था, इसका निर्माण किया था। किसका, फाइबर ग्लास का, 1938 में। और 1931 में क्या किया था उसने कि इससे रेसे बना, मतलब किस तरह इससे रेसे, कांच से कैसे रेसे बनाए जाते हैं, फाइबर ग्लास का रेसा बनाया था ना। तो इतना हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हमने क्या समझा कि फाइबर ग्लास पर कीड़े, फफूंदी, फंगस, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमने क्या समझा कि इसी का पार्ट क्या है, इसी का टाइप क्या है, स्लैग वुल है, जो फाइबर ग्लास का ही टाइप है। और हमने क्या समझा कि यह पिघले हुए शीशे और किससे, कि लोहे से, पिघले हुए शीशे और लोहे से बनता है ना। यह गलता नहीं है और इस पर पानी, नमी, कीड़े, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये बनता कैसे है, इसका पूरा क्रम क्या है, तो उसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिलिका और क्या, बालू और क्या, लाइमस्टोन और बोरेक्स, इन सारे मिश्रण को गर्म करके हम लोगों ने विद्युत भट्टी पर गर्म किया और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और इसको गलाया। जब जो गले हुए पदार्थ मिले उनसे हम लोगों ने क्या बनाया, कंचा बनाया। कंचा बनने के बाद जब वो गोली बन गई, गोली को हमने पुनः क्या किया, फिर पिघलाया, फिर उसको गलाया, फिर उसको विद्युत भट्टी पर उसको गलाया और उसकी अशुद्धियाँ को हटाया। तो जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसकी अशुद्धियाँ को हटाकर उस मिश्रण को क्या किया कि शुद्ध, उसके जो मतलब अशुद्धियाँ हटाने के बाद शुद्ध घोल प्राप्त हुआ ना, वो शुद्ध घोल को स्पेन रेट, हमने स्पेन रेट के बारे में बताया ना कि स्पेन रेट क्या है, कहाँ से लिया गया है। जो रेशम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जो बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा था, उस कीड़े के जो मुख के ऊपर जो 2 छिद्र थी, जहाँ से घोल निकल रहा था, जहाँ से हम लोगों ने रेसे, जहाँ से मतलब का निर्माण हुआ था, तो उसी से क्या हुआ कि स्पेन रेट वहीं से लिया गया है। तो शुद्ध घोल से क्या बनाया गया, फाइबर
ग्लास बनाया गया। तो ये लोगों ने क्या देखा कि फाइबर ग्लास कैसे बनाया जाता है। सिलिका, बालू, लाइमस्टोन, बोरेक्स, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत भट्टी पर गर्म करते हैं। उसके बाद उसको क्या किया हम लोगों ने कि उसको गलाया। गलाने के बाद गले हुए पदार्थ से कंचा बनाया। कंचा जो मिला पुनः कंचे को गलाया गया, फिर उसमें अशुद्धियाँ हटाई गई। अशुद्धियाँ हटाने के बाद जो शुद्ध घोल प्राप्त हुआ उसी से फाइबर ग्लास बना। तो ये पूरा फाइबर ग्लास कैसे बना इसके बारे में था। अच्छा, अब हम लोग इसी दोनों से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचा तो हम लोग एक रेशे को और ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों के पास समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ लें, जितना ज़्यादा हम लोग जितनी जल्दी ख़त्म करें टेक्सटाइल को, उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्या पढ़ते हैं कि रेशमी वस्त्रों के धुलाई के चरणों का सही क्रम में लगाइए। और हम लोगों ने कई क्वेश्चन ऐसे, मतलब हम लोगों ने कई रेशे के बारे में सारे रेशे हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़े। सीरियल क्रम में कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉर्टिंग कब करते हैं, कब उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, कब उसको मतलब सारी चीज़ें, गिनिंग कब होता है, कब उस पर मर्सराइजिंग होती है, मर्सराइजिंग प्रक्रिया किस पर की जाती है, किस पर वेटिंग प्रक्रिया की जाती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो रेशमी वस्त्रों के धुलाई के चरणों को सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में लगाइए। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब लगाइए कैसे कि मरम्मत करना, धब्बे छुड़ाना, भिगोना। पहला क्या है, मरम्मत करना। दूसरा क्या है, धब्बे छुड़ाना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, भिगोना। चौथा क्या है, चौथा पॉइंट कि साफ करना, पानी में खंगालना, साफ करना। पांचवा क्या है, पानी में खंगालना और कलफ देना, सुखाना, परिसज्जा। अब इसका ऑप्शन नोट करते हैं कि ACBD पहला, ACBD GEFH। तो ACBDGEFH। दूसरा है BCDA, BCDAFHE और क्या G। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे क्या है कि ABCDEFGH। चौथे नंबर पे क्या हो गया कि HGFEDBCA। तो अब देखिए इसमें क्या है, रेशमी वस्त्रों के धुलाई के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें क्या, पहला ऑप्शन क्या है, मरम्मत करना, धब्बे छुड़ाना, भिगोना, साफ करना, पानी में खंगालना, कलफ देना, सुखाना, परिसज्जा। तो हम लोगों ने पूरा एकदम अच्छे से इसको हम लोगों ने पढ़ा है। इतनी देर मतलब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें सारे हम लोगों ने लास्ट में ही हम लोगों ने फिनिशिंग के बारे में पढ़ी थी ना। परिसज्जा जो है सबसे लास्ट में पढ़ी थी।
तो इसमें जो क्या है कि परिसज्जा, तो आप इसको देखिए कुछ इस तरीके से भी, अब इसको जिसको पूरा सीरियल क्रम में नहीं लगाना आएगा वो कि इसको इस तरीके से भी समझ सकता है कि लास्ट में क्या हो गया, परिसज्जा हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें देखते हैं कि लास्ट में एच कहाँ है, तो लास्ट में एच यहाँ पर दिया हुआ है, एच दिया हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन क्या करेंगे आप कट कर देंगे ना, ये दोनों ऑप्शन आप कट कर देंगे। अब इन दोनों में लास्ट में एच है। उसके बाद परिसज्जा जो है आप तब करेंगे जब आप क्या करेंगे कि वो सूखा हुआ रहेगा। कलप देने के बाद तो परिसज्जा होगी नहीं, जब वो सूखा हुआ रहेगा तभी तो आप परिसज्जा करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे आप कि यहाँ पर सुखाना ना, उसके बाद सुखाना हो गया। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, यहाँ पर एफ जो है ये गलत है। एफ क्या है कि कलप देना, यहाँ कलप देने के बाद वो सीधे क्या किया जा रहा है कि परिसज्जा की जा रही है। लेकिन जब आपने कलप दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले सुखाएंगे तभी आप परिसज्जा देंगे। अच्छा, अब हम लोग सीरियल क्रम में आपको आंसर मिल गया है कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन जो हो गया आपका सही हो गया। अब एक बार इसको देख लेते हैं। पहले आप जब भी आप लोग कोई कपड़े को धुलते होंगे ना, जब भी आप कपड़े को धुलते हैं तो पहले उसको देखते हैं कहीं कोई बटन तो नहीं टूटा है, कहीं उसकी सिलाई तो नहीं खुली है। तो क्या करेंगे, पहले उसकी मरम्मत करते होंगे ना, अच्छे से उसकी मरम्मत करते होंगे, देखते होंगे कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं कि मरम्मत करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि धब्बे छुड़ाना ना, उसके बाद धोना स्टार्ट करेंगे कि मरम्मत करने के बाद क्या करेंगे कि धब्बे छुड़ाना, धब्बे को छुड़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि भिगोना, जो मतलब जहाँ भी जैसे कि उसकी मरम्मत किए, जहाँ भी कपड़े पर जो दाग धब्बे लगे रहेंगे, जैसे नेल पेंट के दाग हो गए, किसी चीज़ के भी दाग हो गए आप, तो क्या करेंगे उसको रगड़ कर पहले साफ़ कर लेंगे। पहले दाग को छुड़ा लिया, उसके बाद क्या किया आप उसको क्या करेंगे, भिगोएंगे धुलने के लिए। पहले दाग धब्बे को छुड़ा के, कुछ लोग क्या करते होंगे कि मरम्मत करने के बाद उसको डायरेक्ट धुलते हैं तभी दाग धब्बे छुड़ाते, नहीं, पहले दाग धब्बे को छुड़ा के कपड़े को आप देख लीजिए कहाँ पर दाग लगा हुआ है, उसको आप रगड़ कर, मतलब जिस चीज़ का दाग हो आप उसको रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप उसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद क्या करेंगे उसको अच्छे से साफ़ करेंगे रगड़ के। फिर क्या करेंगे, साफ़ करने के बाद पानी में खंगालेंगे, पानी में खंगालने के बाद क्या करेंगे उस पर वो साफ़ हो गया, तब लास्ट में क्या करेंगे कलफ देंगे, फिर क्या करेंगे सुखाएंगे, फिर क्या करेंगे परिसज्जा करेंगे ना। तो ये इसी तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। और आपने अभी तक जितने रेसे पढ़े सब में आप लोगों ने सीरियल क्रम लगाना, इस कैसे उसका निर्माण होता है, चाहे वो लिनन पढ़ा, चाहे वो कपास पढ़ा, चाहे वो जो भी रेसे पढ़े, सब में आप लोगों ने पढ़ा। तो देखिए इसका क्रम ऐसे ही निर्धारित किया जाता है। और उस टाइम जो है कुछ चीज़ें कि मतलब उसी टाइम आप लोग मतलब एग्ज़ाम टाइम ही उसमें ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि उसी टाइम आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस में कौन सा गुण क्या करता है कि एस्बेस्टस में कौन सा गुण इसे अग्निरोधी कपड़ों के लिए उपयुक्त बनाता है, इसे अग्निरोधी कपड़ों के लिए उपयुक्त बनाता है। तो कौन सा गुण अग्निरोधी कपड़ों के लिए उपयुक्त बनाता है, पहला क्या है उच्च लोच यानी हाई इलास्टिसिटी, दूसरा क्या है गैर ज्वलनशीलता, तीसरे नंबर पे क्या है कि लचीलापन, चौथे नंबर पे बायोडिग्रेडेबिलिटी, लचीलापन, बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो क्या हो गया कि तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चार हो गए
पहला, एस्बेस्टस में कौन सा गुण इसे अग्निरोधी कपड़ों से के लिए उपयुक्त बनाता है? तो कौन सा? उच्च लोचता यानी हाई इलास्टिसिटी, तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। और लचीलापन, ये भी नहीं सही होगा। और बायोडिग्रेडेबिलिटी, ये भी नहीं सही होगा। तो क्या इसमें सही होगा? गैर ज्वलनशीलता। और हम लोगों ने इसको पढ़ा, ये इसमें क्या होता है? ये गैर ज्वलनशील रेसे है ना, गैर ज्वलनशील रेसे हैं कौन? एस्बेस्टस। अब आगे देखते हैं कि एस्बेस्टस का प्रयोग आमतौर पर निम्न में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? एस्बेस्टस का प्रयोग आमतौर पर किस रेशे में? एस्बेस्टस का प्रयोग किस पर? एस्बेस्टस का प्रयोग आमतौर पर निम्न में से किस रेशे पर प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। तो पहला क्या हो गया? कैजुअल कपड़े, सुरक्षात्मक कपड़े, कैजुअल कपड़े। दूसरा क्या है? सुरक्षात्मक कपड़े। तीसरे नंबर पे क्या है कि तीसरे नंबर पे रेशमी वस्त्र, कोई नहीं, रेशमी वस्त्र। कोई नहीं। तो इसमें क्या है? एस्बेस्टस का प्रयोग आमतौर पर किस रेशे में अनुप्रयोग जो होते हैं, इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है कपड़े पे, वो किस लिए किया जाता है? सुरक्षात्मक के लिए, कि वो जो ताप सहन करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए सुरक्षात्मक कपड़े इससे निर्माण किए जाते हैं ना, किससे? एस्बेस्टस से। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है? एस्बेस्टस फाइबर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाला मुख्य स्वास्थ्य जोखिम क्या है? मतलब एस्बेस्टस फाइबर के संपर्क में आप लंबे समय तक उस कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कौन से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं? तो क्वेश्चन देखते हैं कि एस्बेस्टस फाइबर के एस्बेस्टस फाइबर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी क्या हो सकती हैं? कि एस्बेस्टस फाइबर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाला मुख्य स्वास्थ्य जोखिम क्या है, या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिक्कतें हैं। तो इसमें क्या है? पहला है कैंसर। दूसरे नंबर पर क्या है कि दूसरे नंबर पे है हड्डी रोग, त्वचा पर लाल चकत्ते, और तीसरे नंबर पर है कि तीसरे नंबर पे है हड्डी रोग, और चौथे नंबर पर है मांसपेशियों में दर्द। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एस्बेस्टस फाइबर के लंबे समय तक प्रयोग मतलब उसके संपर्क में रहने से कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? क्या हो जाएगा कि कैंसर संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एस्बेस्टस फाइबर मुख्य रूप से किन तत्वों से बनते हैं? एस्बेस्टस फाइबर मुख्य रूप से किन तत्वों से बनते हैं? तो एस्बेस्टस फाइबर मुख्य रूप से किन तत्वों से बनते हैं? इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन। देखिए इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कार्बन और
नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर क्या है कि सिलिका और ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे क्या है कि तांबा और लोहा। चौथे नंबर पर है सल्फर और फास्फोरस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एस्बेस्टस फाइबर मुख्य रूप से किन तत्वों से बनते हैं? तो अभी हम लोगों ने समझा था ना कि उसमें सिलिका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या हो गया? सिलिका और ऑक्सीजन। ये इससे क्या होता है कि एस्बेस्टस फाइबर बनाए जाते हैं, सिलिका और ऑक्सीजन से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कपड़ा उद्योग में आमतौर पर किस प्रकार के एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग किया जाता है? कपड़ा उद्योग में आमतौर पर किस प्रकार के एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग किया जाता है? पहला है क्रोकीडोलाइट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्राइसोटाइल। तीसरे नंबर पर क्या है कि एमोसाइड एथोफिलाइट। तो इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन देखिए क्या है। कपड़ा उद्योग में आमतौर पर किस प्रकार के एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या हो गया? क्रोकीडोलाइट। दूसरा है क्राइसोटाइल। तीसरा है एमोसाइड। चौथा है एथोफिलाइट। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है क्राइसोटाइल। अब ये देखिए क्राइसोटाइल है क्या? आप अगर अपने जहाँ आपने एस्बेस्टस के बारे में लिखा होगा आप वहाँ पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्राइसोटाइल क्या है? इसे सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है। इसे सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अपने लचीले और गर्मी प्रतिरोधी। आमतौर पर अपने लचीलेपन और गर्मी प्रतिरोधी गुणों के कारण कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। के कारण कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो सफ़ेद क्राइसोटाइल को किस नाम से जानते हैं? सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है इसे। और आमतौर पर अपने लचीलेपन और गर्मी प्रतिरोधी गुणों के कारण कपड़ा उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है ना। यही तो पूछा गया है, कपड़ा उद्योग में आमतौर पर किस प्रकार के एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सही होगा? क्राइसोटाइल एस्बेस्टस जो होता है जिसे सफ़ेद संगमरमर के नाम से सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से इसे जानते हैं। तो आगे देखते हैं ये और कुछ। देखिए क्वेश्चन जो है यहीं से इसी तरीके से बनते हैं और इसमें देखते हैं क्या है कि एस्बेस्टस इनमें प्रतिरोधी है। इनसे एस्बेस्टस इनसे प्रतिरोधी है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि पानी
दूसरा क्या हो गया, आग। तीसरे नंबर पर क्या हो गया कि रासायनिक संक्षारण, रासायनिक संक्षारण। चौथे पे क्या हो गया, सभी। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि एस्बेस्टस पर न पानी का प्रभाव पड़ता है, न आग का, न अम्ल का, न क्षार का, न रंग उस पर चढ़ता है ना, तो रासायनिक संक्षारण किसी चीज़ का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि एस्बेस्टस वस्त्रों का उपयोग, एस्बेस्टस वस्त्रों का उपयोग आमतौर पर, एस्बेस्टस वस्त्रों का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, निम्नलिखित किस उद्योग में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है कि सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पैकेजिंग, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पैकेजिंग, और क्या ऑटोमोटिव, और क्या है फैशन। तो इसमें एस्बेस्टस वस्त्रों का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये कोई ऐसा, मतलब एस्बेस्टस का उपयोग इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। खाद्य पैकेजिंग, इसमें भी इसका यूज़ नहीं होता। फैशन, इसमें भी इसका यूज़ नहीं होता। तो किस में होता है, ऑटोमोटिव में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्बेस्टस किस प्रकार के वस्त्र में सबसे अधिक पाया जाता है, कि वस्त्र में सबसे अधिक पाया जाता है। तो पहला क्या हो गया, बच्चों के कपड़े, बच्चों के कपड़े। दूसरा हो गया क्या, औद्योगिक सुरक्षात्मक वस्त्र, औद्योगिक सुरक्षात्मक वस्त्र। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, कैजुअल वियर, कैजुअल वियर। चौथे नंबर पर हो गया औपचारिक वस्त्र। तो यहाँ पर कौन सा एस्बेस्टस किस प्रकार के वस्त्र में सबसे अधिक पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा सही, इसमें औद्योगिक सुरक्षात्मक वस्त्र, औद्योगिक सुरक्षात्मक वस्त्र इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोधी गुण होते हैं। उच्च तापमान में क्या होते हैं कि यह उच्च तापमान वाले वातावरण में उपयुक्त होते हैं। क्या, एस्बेस्टस, हम लोगों ने यही समझा कि इसमें एस्बेस्टस में उच्च प्रतिरोधी गुण होते हैं। यह उच्च तापमान को सहन कर पाता है। और क्या, उच्च तापमान वाले वातावरण में यह क्या होते हैं कि उच्च तापमान वाले वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं एस्बेस्टस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, औद्योगिक सुरक्षात्मक वस्त्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी एजेंसी एस्बेस्टस के उपयोग को नियंत्रित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी एजेंसी एस्बेस्टस को नियंत्रित करती है। तो कौन सी एजेंसी एस्बेस्टस को नियंत्रित करती है, FDA, EPA और क्या है कि USDA
USDA ना, और चौथा ऑप्शन क्या है कि CDC। अब देखिए इसमें FDA, EPA, तो EPA क्या हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या हो गया, EPA। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो EPA क्या हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यही यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी एजेंसी एस्बेस्टस को नियंत्रित करती है, तो जो EPA एजेंसी है यही जो होता है कि यही एस्बेस्टस को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एजेंसी सार्वजनिक क्या करती है कि यह एजेंसी सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए, इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एस्बेस्टस के उपयोग को नियंत्रित करती है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी एजेंसी एस्बेस्टस को नियंत्रित करती है, तो इसमें क्या है, EPA जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आप लोग जो भी चैप्टर लिखते हैं तो हर चैप्टर के बाद आप कम से कम 2 या 3 पेज छोड़ दिया करिए, क्योंकि कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो सिलेबस जो है इसका इतना लंबा है कि वो एक ही जगह पर एक ही बार में आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, तो आप जब आपको कुछ नई चीज़ें, या आप चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे किसी तरीके से आपको जब अगर नया कुछ सिर्फ अपने से ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कुछ नया इसमें नई चीज़ें मिली एस्बेस्टस के बारे में, तो आप वहाँ पर नोट कर लीजिए। सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, अच्छे से आप उस टाइम आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। तो इसीलिए कि जब भी आप पढ़ाई करिए, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप जहाँ आप एक चैप्टर आप ख़त्म करते हैं तो उसके बाद 2-3 पेज आप छोड़ दिया करिए। देखिए ये सिर्फ आप मुझसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो ये अपना एक बेहतर नोट्स बनाने का ये तरीका है। इससे आपके नोट्स जो हैं वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा रहती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एस्बेस्टस के बारे में जो कि एक खनिज रेशा है, और हम लोगों ने फाइबर ग्लास के बारे में पढ़ा। तो देखिए हम लोग सोचे थे कि और एक रेशे को ख़त्म करेंगे जो कि क्या है, जूट है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं ना। और ये किससे प्राप्त होती है, इसकी तने से प्राप्त होती है। और जूट की जो जूट का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ जो ये किससे लिया गया है, ये टाट शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि उलझा हुआ। तो देखिए हम लोग इसको सोचे थे कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन ये क्लास जो है और लंबी हो जाएगी। कल इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्या पढ़ेंगे, जूट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टॉपिक जूट के बारे में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, और आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़ते रहिए क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है। थैंक यू।